वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिवू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज। ये जो टॉपिक है ये इग्नो MSOE 002 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर साल इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे और एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये जो क्लास है यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसका क्या क्या फीचर है, फिर नेशनलिज्म के बारे में जानेंगे, ट्रांसनेशनलिज्म के बारे में जानेंगे और इन तीनों के बीच में क्या इंटर रिलेशन है। ये तीनों ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इशू ऑफ आइडेंटिटी। इशू ऑफ आइडेंटिटी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म है इसके वजह से लोगों का जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में क्राइसिस देखने को मिलता है। इनका आइडेंटिटी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाता है, जो लोग अपना खुद के आइडेंटिटी को क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये जो इशू ऑफ आइडेंटिटी है ये इग्नो के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर चलिए हम ये जो क्लास है ये शुरू करते हैं। जब हम ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म एंड ट्रांसनेशनलिज्म की बात करते हैं ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। हमारा जो सोसाइटी है यहाँ पर सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक जो सोसाइटी है यहाँ पर तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। और हमारा जो सोसाइटी में जो भी प्रोसेसेस चल रही है यहाँ पर ये तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम ये तीनों को सेपरेटली नहीं समझ सकते हैं, तीनों को एक दूसरे के रिलेशन में ही समझना होगा। और ये तीनों जो है हमारी सोसाइटी में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और ये तीनों क्या क्या है ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है इसके बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं, बहुत बार इसके बारे में आप लोग 11th 12th या फिर BA लेवल में पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं ये हम डायस्पोरा कम्युनिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे लोगों के बीच में कनेक्शन होता है। तो नॉर्मली अमूमन जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल स्केल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, बिजनेस के जरिए हो या फिर एजुकेशन के जरिए हो, जॉब वगैरह के जरिए हो, जब वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में पॉपुलेशन फ्लो होता है, लोग एक दूसरे के साथ जब कनेक्टेड फील करते हैं तब इसको हम नॉर्मली ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन इतना सिंपल टर्म भी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। जब हम हमारी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, अलग अलग कंट्रीज में सोसाइटीज अलग तरीके से रन करती है, वहाँ पर कल्चर, रिलीजियन, लैंग्वेज ये सारे डिफरेंट तरीके के होते हैं। लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसा हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमें बदलाव देखने को मिलते हैं, इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ है उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होते हैं। यहाँ पर कम्युनिटीज़ के बीच में लिंक हमें देखने को मिलता है और इस वजह से हम देखते हैं कि कल्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है। आजकल हम देखेंगे कि इंडिया में जो वेस्टर्न कल्चर्स है उसको भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ये मेनली हमारा ग्लोबलाइजेशन का कारण है। ग्लोबलाइजेशन के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पर अलग अलग रीजन और कॉन्टिनेंट के बीच में जो पावर रिलेशन है ये भी बहुत ज़्यादा बदल रहा है। पावर रिलेशन में भी हम बदलाव देख रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो बड़े बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस एस्टैब्लिश की जा सके, एक कंट्री दूसरे कंट्री को मदद करे और हर कंट्री में जो इकोनॉमी है वो फ्लो करे। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के अगर हम की फीचर की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है ग्लोबलाइजेशन के, लेकिन सिर्फ हम इंपॉर्टेंट फीचर को ही थोड़ा पढ़ेंगे। पहला है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन में हम इकोनॉमी के बेसिस पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट होते हैं, बाहर के कंट्रीज़ आकर
अब हमारे खुद के कंट्री में आकर बिजनेस कर पाते हैं, यहाँ पर ट्रेड इजी हो गया है। तो ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है यही हमारा ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। या इसके वजह से जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, अलग अलग कंट्रीज का जो कॉरपोरेशन है या फिर बिजनेसमैन है, वो सारे लोग एक अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं। फिर यहाँ पर हम कल्चरल एक्सचेंज भी देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान जो कल्चर है, अलग अलग कंट्रीज के कल्चर मिक्सअप हो जाती है और लोग जो एक अलग तरीके का कल्चर को क्रिएट करते हैं, जिसको ग्लोबल कल्चर कहा जाता है, जहां पर लोग एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं। आजकल के वक्त पर मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के वजह से हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पर हम एक हाइब्रिड कल्चर का डेवलपमेंट देखते हैं। हमारा जो आइडेंटिटी है वो भी एक हाइब्रिड आइडेंटिटी हो गई है। जैसे अगर हम खुद की बात करें तो यहाँ पर हम कहते तो है कि हमारा कल्चर इंडियन है, लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते हैं। आप बहुत सारे दूर दराज के जो लोग हैं उनके लैंग्वेजेस के बारे में आप जानते हो, उनके लैंग्वेजेस को भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके का कल्चरल एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर डीटेरिटोरियलाइजेशन भी देखी जाती है, यानी कि हम नॉर्मली जब हमारी कल्चर की बात करते हैं वो एक टेरिटोरी की स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक जगह पर इस तरीके का कल्चर को फॉलो किया जाता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के वजह से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करती है, जैसे गुड्स, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें तो फ्लो करती है। साथ ही साथ जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर अपने कल्चर को भी एस्टैब्लिश करते हैं। तो इस वजह से हम डीटेरिटोरियलाइजेशन देखते हैं, जहाँ पर कोई भी एक कल्चर या फिर कोई भी एक चीज़ किसी भी एक एरिया का स्पेसिफिक नहीं होता है। ये अब अलग अलग टेरिटोरीज में ये चीज हमें देखने को मिलती है। ये जो 3 फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी ग्लोबलाइजेशन में देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कोई एक कम्युनिटी जिस तरीके से चल रही है वो उस तरीके से रन नहीं कर पा रहा है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर होता जाएगा, उसका कम्युनिटी धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ जाती है। जो रिच कंट्रीज़ है उनके पास रिसोर्सेस है, वो बाकी जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं, अपने कल्चर को थोप देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लोकल लेवल पे जो कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आती है, और जो छोटे मोटे कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वो डेवलपिंग नेशंस के ऊपर या फिर डेवलप्ड नेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही होती है। तो यहाँ पर डिपेंडेंस भी क्रिएट हो सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन में पॉजिटिव के साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं नेशनलिज्म के बारे में। अब ये जो नेशनलिज्म है ये ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा उल्टा है, हम इसको ऑपोजिट भी कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में हमने बात की है कि ग्लोबल लेवल पे चीजों की इंटरकनेक्शन होती है, लेकिन नेशनलिज्म में कोई भी एक ग्रुप या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर नेशनलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहाँ पर एक स्पेसिफिक टेरिटोरी का जो भी कल्चर है, उनका जो आइडेंटिटी है, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया की बात करें, अगर हम इंडियन होने की दावा करें, अगर हम इंडियन हैं तो यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंडियन की तरह ही शेप करेगा, यानी कि हम जहाँ पर भी जाएंगे हमारे दिमाग में रहेगा कि हम इंडियन हैं, हमें इस तरीके से हमारा कल्चर है, हमें इस तरीके से बिहेव करना होगा। तो यहाँ पर हमारा एक आइडियोलॉजी क्रिएट होता है, हमारा एक आइडेंटिटी और कल्चर होता है। तो ये जो नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी यूरोप में इसका ओरिजिन हुआ है। यहाँ पर नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स है जहाँ पर स्टेट फॉर्मेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की जाती है, यानी कि यहाँ पर जो भी स्टेट होगा वहाँ पर एक अलग कम्युनिटी का हाथ होगा, वहाँ पर वो ही डोमिनेट करेंगे, और यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की जाती है, यानी कि जो भी लोग हैं वो यहाँ पर इक्वली इन्वॉल्व होंगे।
अब नेशनलिज्म किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर नेशनलिज्म के कुछ फीचर्स भी हम देखते हैं, जैसे नेशनल आइडेंटिटी। यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक नेशनल आइडेंटिटी होता है, उनका कुछ अलग तरीके का कल्चर होगा, उनका अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस होगा, उनका मॉरल क्लेम अलग होगा, उनका जो नेचर होगा वो भी डिफरेंट होगा। जैसे हम अगर नेपालीज की बात करें वो डिफरेंट होते हैं, तेलुगु जो है वो अलग होते हैं, बंगालीज जो होते हैं उनका आइडेंटिटी अलग होता है। तो यहाँ पर अलग अलग नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेशनलिज्म में सिर्फ नेशन या फिर पूरी कंट्री की बात नहीं होती है, यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की भी बात हो सकती है। नेशनलिज्म में कोई भी एक ग्रुप हो उसका कल्चर या फिर आइडेंटिटी के ऊपर जोर दिया जाता है और उसको बचाने के लिए काम किया जाता है। अब यहां पर नेशनलिज्म में सोवरेंटी की बात की जाती है। सोवरेंटी यानी कि एक सुप्रीम पावर, यहां पर एक ऐसा पॉलिटिकल अथॉरिटी जो अल्टीमेट होगा और ये सारे लोगों को गवर्न करेगा। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होंगी, खास करके जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके इर्द गिर्द इंडिया का सोवरेंटी घूमता है। वो जिस तरीके से डिसीजन लेंगे उसी हिसाब से हमारा कंट्री चलेगा। तो यहाँ पर एक सोवरेन पावर होगा। तो यहाँ पर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो एक कंट्री को बचाने के लिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के आइडेंटिटी को बचाने के लिए, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनलिज्म के वजह से बहुत सारे मूवमेंट भी हम हमारे वर्ल्ड में देखते हैं। अपने खुद के आइडेंटिटी को बचाने के लिए अलग अलग ग्रुप्स मूवमेंट्स करती है, आंदोलन करती है। यानी कि यहाँ पर नेशनलिज्म बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे वर्ल्ड के जो लोग हैं उनके कल्चर को समझने के लिए। तो नेशनलिज्म हिस्टोरिकली जो हमारी सोसाइटी है, उनके जो लोग हैं, इनको यूनाइटेड और सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करता है। यूनिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन यहाँ पर प्रोमोट करती है। लेकिन नेशनलिज्म की भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। यहाँ पर जैसे एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिसेस की जाती है कि बाहर के अगर कोई लोग आए तो उसको एक्सक्लूड करके सोचा जाएगा, उसको किसी तरीके से बाहर खदेड़ने की कोशिश की जाएगी। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, जब बांग्लादेशी कोई इंडिया में आकर रहेगा या फिर पाकिस्तानी अगर कोई इंडिया में आकर रहेगा तो वो लोग उसको दूसरे नज़र से देखेंगे, उनको एक्सक्लूड करके रखेंगे और उनका जो प्रैक्टिस होगा उसी तरीके से अलग तरीके का होगा। इसी तरीके से हम रिलीजियन के केस में भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिसेस भी होती है नेशनलिज्म के हिसाब से। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होती है सोसाइटी में और यहाँ पर जिनोफोबिया का भी चांसेस होते हैं। तो नेशनलिज्म जैसे एक सही है, एक ग्रुप को बचा सकता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम भी होते हैं। अब देखते हैं ट्रांसनेशनलिज्म के बारे में। अभी तक हमने ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा है, जहां पर ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल लेवल पे लोग कनेक्टेड फील करते हैं और नेशनलिज्म में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, कुछ पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे के लिए कनेक्टेड फील करते हैं, अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए यहाँ पर ग्रुप्स फॉर्म करते हैं और मूवमेंट्स करते हैं। अब ये जो ट्रांसनेशनलिज्म है ये दोनों चीज़ों के बीच का एक आइडिया है। ट्रांसनेशनलिज्म में यहाँ पर दो अलग अलग नेशनलिटीज या फिर और भी ज्यादा अलग अलग नेशनलिटीज को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तब इसको हम कहते हैं ट्रांसनेशनलिज्म। नेशनलिज्म में कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम फील करते हैं या फिर कोई भी एक कंट्री के लिए हम फील करते हैं, लेकिन जब ट्रांसनेशनलिज्म की बात आती है तो अलग अलग कंट्रीज का जो कल्चर है वो एक इंसान में होता है या फिर एक ग्रुप में होता है और उसका फीलिंग अलग अलग कंट्रीज के लिए या फिर अलग अलग नेशनलिटीज के लिए हो सकती है। तो ट्रांसनेशनलिज्म एक ऐसा चीज है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कनेक्शन देखी जाती है। को इंडिविजुअल्स हो या फिर ग्रुप के बीच में जो नेशनल बॉर्डर्स है उसके बाहर जाकर जब कनेक्शन फील करते हैं तब इसको कहा जाता है ट्रांसनेशनलिज्म। अगर एग्जाम्पल हम समझे कि जो भी इंसान इंडिया में रह रहा है और कुछ लोग इंडिया से बाहर जाकर अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग इंडियन ही होते हैं, तो वो लोग फील करेंगे कि इंडिया का कल्चर उनके पास होगा और वो लोग इंडिया के साथ एक कनेक्शन फील करेंगे। यहाँ पर उनके पास डुअल आइडेंटिटी होगी, एक होगा इंडिया का, दूसरा होगा यूएसए का। तो इस वजह से उनका जो कल्चर है, कनेक्शन है, सोशल कनेक्शन है, कल्चरल कनेक्शन है, ये सारी चीजें दोनों कंट्री में बढ़ जाएगी।
इस वजह से वो लोग यूएसए में जब रहेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कल्चर को, वहाँ पर जो भी कल्चर फॉलो की जाती है उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली वो इंडियन है, इस वजह से इंडिया का कल्चर की भी उनके अंदर होगा। तो इस वजह से उनके पास दो तरीके का नेशनलिज्म हम देख सकते हैं। इसको ही नॉर्मली कहा जाता है ट्रांसनेशनलिज्म। ट्रांसनेशनलिज्म जो है नॉर्मली हम माइग्रेंट कम्युनिटीज में देखते हैं, यानी कि जो कम्युनिटीज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले गए हैं, उनके बीच में हम ये ट्रांसनेशनलिज्म देखते हैं, जहां पर वो लोग अपने होमलैंड, यानी कि जहां पर उनका पुराना घर था या फिर उनका जो माता पिता है उनका घर था, उसके बारे में भी फील करते हैं। और जो होस्ट कंट्री है जहां पर वो लोग अब रह रहे हैं उनके बीच में भी एक इंटीग्रेशन फील करते हैं। यानी कि ट्रांसनेशनलिज्म में अलग अलग नेशनलिटीज को वो लोग एक साथ फील करते हैं, उनका आइडेंटिटी अलग अलग नेशन यानी कि ट्रांसनेशन होती है, ट्रांसनेशनल होती है। अब ट्रांसनेशनलिज्म का दो की फीचर्स हम देखते हैं। पहला है डुअल प्रेजेंट। यहाँ पर जो भी माइग्रेंट होते हैं उनके बीच में डुअल प्रेजेंस होती है, वो दो सोसाइटी के बारे में एक साथ सोचते हैं, वो लोग ट्रांसनेशनल सोशल फील्ड्स क्रिएट करते हैं। एक होगा जो होस्ट कंट्री में वो लोग रह रहे हैं और एक होगा उसका होमलैंड, यहाँ पर उनका डुअल प्रेजेंस होगा। फिर यहाँ पर हम ग्लोबल कैपिटलिज्म भी देखते हैं। ग्लोबल कैपिटलिज्म यानी कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में वो लोग जाकर बस जाएंगे तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे चीजें फ्लो करती रहेगी, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल कैपिटलिज्म देखा जा सकता है। जो मार्केट, लेबर मार्केट है, यहाँ पर माइग्रेंट्स जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, यानी कि लेबर मार्केट में जाकर वो अपना योगदान देते हैं। तो इस वजह से यहां पर हम ग्लोबल कैपिटलिज्म देखते हैं, ग्लोबल कैपिटल फ्लो देखते हैं। अब ये जो ट्रांसनेशनलिज्म है, ट्रांसनेशनलिज्म बहुत सारी चीज़ें बदल देता है। यहाँ पर कोई भी एक इंसान का जो नेशनलिज्म है या फिर सिटीजनशिप है इसको बदल देता है। जैसे अगर हम ट्रेडिशनली बात करें या फिर जो भी इंसान अपने कंट्री में ही रह रहा है उसके बारे में बात करें तो उसका एक अलग उसका नेशनलिटी होता है और उसका सिटीजनशिप उसी कंट्री का होता है। लेकिन जब कोई एक इंसान ट्रांसनेशनलिज्म के दौर से गुजर रहा होता है, अगर वो ट्रांसनेशनल होता है तो उसका दो अलग अलग कंट्रीज में उसका आइडेंटिटी होता है। ये ऐसा भी होता है कि कोई किसी भी एक इंसान के पास दो तरीके का सिटीजनशिप भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप भी हो सकती है। तो इस वजह से ट्रांसनेशनलिज्म में एक सिंपल नेशनलिज्म की बात नहीं होती है, यहाँ पर अलग अलग नेशनलिज्म को एक साथ मिक्स कर दी जाती है। और ये जो आइडियाज है, दोनों नेशनलिज्म को जो आइडियाज है, जो भी बातें हैं, जो भी आइडेंटिटी कल्चर है, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाती है। और यहाँ पर कोई भी एक इंसान जो भी ट्रांसनेशनल है वो किसी एक टेरिटोरी के लिए लॉयल नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों जगहों पर उस रहता है और दोनों जगह के बारे में वो फील करता है। इस वजह से कोई एक फिक्स टेरिटोरी के लिए वो लॉयल नहीं होता है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म, ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों चीजें एक साथ चलते हैं, हमारा इकोनॉमी हो या फिर कल्चरल एक्सचेंज हो, यहाँ पर तीनों चीजें एक साथ काम करती है। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन होता है, हमारा ट्रेडिशनल जो भी नेशनलिस्ट फ्रेमवर्क है इसको तोड़ने की बात करता है। ये एक बॉर्डरलेस इकोनॉमी और कल्चरल एक्सचेंज की बात करता है, जहां पर कोई भी फिक्स्ड बॉर्डर नहीं होगा, यहाँ पर ग्लोबल कल्चरल फ्लो होगा और वर्ल्ड एक जो लोग होते हैं वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन जाएगा। लेकिन ऑपोजिट में जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो अलग तरीके का चीजें बताती है। वो लोग अपने आप को बचाने की बात करते हैं, उनका आइडेंटिटी, लोकल ऑटोनॉमी और लोकल आइडेंटिटी को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वजह से ये सारी चीज़ें थ्रेट में आ जाती है, क्योंकि उनका कल्चर वो लोग प्रीवियसली जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप होती है और अपने कल्चर, अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए काम करते हैं। और ये जो ट्रांसनेशनलिज्म है ये दोनों के बीच में एक अलग तरीके का सिस्टम है, प्रोसेस है, जहां पर इंडिविजुअल दो अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में फीलिंग रखता है, वो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जाकर सोचता है, वो ऑपरेट करता है दो अलग अलग या फिर दो तीन भी हो सकते हैं अलग अलग नेशनल बाउंड्रीज के बीच में। अगर हम
ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये माइग्रेशन को फास्टर करती है, यानी कि माइग्रेशन को ये प्रोमोट करती है ग्लोबलाइजेशन। और ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती है, नेशनलिज्म है, ये इस माइग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करती है। ये जो ग्लोबलाइजेशन जो भी चीज़ों को प्रमोट करती है उसको नेशनलिज्म रेस्ट्रिक्ट करती है। और ये जो ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ है जो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर बस जाते हैं, उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन माइग्रेशन को प्रमोट कर रही होती है और जो नेशनलिस्ट पॉलिसीज होती है वो ये सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर बीच में ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज फंस जाते हैं। यहाँ पर हम अगर ये तीनों प्रोसेस की बात करें, ये तीनों प्रोसेसेस के वजह से, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म के वजह से ग्लोबल मीडिया और टेक्नोलॉजी बहुत सारे इश्यूज उठाती है। ये सारे जो प्रोसेसेस है, ग्लोबल मीडिया और टेक्नोलॉजी जो भी प्रोसेसेस से गुजरती है, उसके वजह से एक इमेजिन आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। जो लोग हैं उनका एक अलग तरीके का इमेजिन आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है और उनका जो कल्चर है वो अलग अलग तरीके से स्पेसेस में बट जाती है। अब यहाँ पर ये जो तीनों प्रोसेस है इसके वजह से लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उनका जो आइडेंटिटी है वो अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, या फिर यहाँ पर हम आइडेंटिटी क्राइसिस भी देखते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इशू ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। यहाँ पर खास करके जो ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म है इसके वजह से लोगों के आइडेंटिटी में एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। जो भी इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटीज़ होती है वो अपने आइडेंटिटी को लेकर एक प्रेशर में रहती है कि उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है और अपने आइडेंटिटी को वो किस तरीके से बचा सकते हैं। अब आइडेंटिटी नॉर्मली एक पर्सनल चीज़ है या फिर इसको हम कलेक्टिव चीज़ भी कह सकते हैं। कोई भी एक इंसान अपना आइडेंटिटी फॉर्म करता है, साथ ही साथ उसका जो कल्चर होता है, रिलीजियन, वो किस जगह से बिलोंग करता है, उसका एथनिसिटी, उसका नेशनल एफिलिएशंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो आइडेंटिटी सिर्फ एक फैक्टर से तैयार नहीं होती है। इस वजह से ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के वजह से ये आइडेंटिटी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन से गुजरती है। जैसे ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमारे आइडेंटिटी को अलग अलग कंट्रीज में पहुंचाने की बात की जाती है। यहाँ पर ग्लोबल माइग्रेशन होता है, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं और आइडेंटिटीज जो होती है वो फ्लो करती है। जो ट्रेडिशनल तौर तरीकों से लोग रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन के वजह से ये सारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स चैलेंज में आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस भी ग्लोबलाइजेशन का देखी जाती है। यहाँ पर जो लोगों का कल्चर है, वो जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, ये धीरे धीरे खत्म होता रहता है। उनका कल्चर को बचाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस वजह से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में हम देखते हैं कि वो लोग अपना एक अलग सोशल मूवमेंट छेड़ते हैं अपने खुद के आइडेंटिटी और कल्चर को बचाने के लिए। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के वजह से आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के वजह से आइडेंटिटी में प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो एक एक करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस प्रिजर्वेशन। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के वजह से अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में कल्चर एक्सचेंज होती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी एक कल्चर डोमिनेट नहीं करता है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर मिक्सअप हो जाते हैं, एक हाइब्रिड कल्चर फॉर्म होता है और एक जो हाइब्रिड कल्चर होता है वो डोमिनेट करता रहता है। तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन के वजह से एक हाइब्रिड कल्चर का उद्भव हम देखते हैं। यहाँ पर एक अलग तरीके का कल्चर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है, किसी भी ग्रुप का एक पर्टिकुलर जो कल्चर होता है, इसको बहुत ज़्यादा चैलेंज मिलता है। उनका लोकल कल्चर, लैंग्वेज को प्रोमोट करना, उसको बचाए रखना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस वजह से हम बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट देखते हैं जो अपने कल्चर को, अपने खुद के आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना चाहता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के वजह से बहुत सारे आइडेंटिटीज़ को बचाने के लिए, अपने आइडेंटिटी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन भी हम देखते हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के वजह से ग्लोबल
अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर ट्रेड होती है, बहुत सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ बिजनेस करती है, तो इस वजह से जो इकोनॉमी है अलग अलग कंट्रीज़ में फ्लो करती है। साथ ही साथ ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये माइग्रेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, जिसके वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग जाते हैं और ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ का क्रिएशन होता है, जिनके पास एक कल्चर नहीं होता है, सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होता है, एक नेशनलिटी नहीं होता है, जिनके पास डिफरेंट तरीके का नेशनलिटीज कल्चरल प्रैक्टिसेस बन जाती है। तो यहाँ पर माइग्रेंट जो होते हैं उनके बीच में एक आइडेंटिटी का क्रिएशन हम देखते हैं, जहाँ पर वो होमलैंड के लिए भी फील करते हैं और जिस कंट्री में वो लोग गए हैं, जो होस्ट कंट्री है, उसके बारे में भी फील करते हैं। तो इस वजह से जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट होती है। जो ओरिजिन कंट्री है या फिर जो होस्ट कंट्री है, वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि एक अलग तरीके का हाइब्रिड कल्चर फॉर्म हो रहा है जो उनके कल्चर या फिर आइडेंटिटी को नष्ट कर सकती है, उसको बहुत ज्यादा हानि भी पहुंचा सकती है। यहां पर हम देखते हैं रेजिस्टेंस एंड रिएक्शन। ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो भी थ्रेट्स होते हैं, यहां पर बहुत सारे लोग इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। खास करके जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स है, इसके द्वारा चीज़ों को रेजिस्ट किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है आइडेंटिटी को लेकर, इसको रेजिस्ट करना की बात की जाती है। और खास करके जो हमारा इकोनॉमी को लिबरलाइज करने की बात की जाती है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के वजह से कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है, जहां पर एक डिस्टिंक्ट कल्चर को बचाए रखना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो यहां पर रेजिस्ट की जाती है। बहुत सारे अपने कल्चरल प्राइड को, लोकल ऑटोनॉमी को बचाने के लिए बहुत सारे लोग स्टेप्स लेते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। यहाँ पर मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो ग्लोबल मीडिया होता है वो एक अलग तरीके का आइडेंटिटी को दिखाता है, यहाँ पर एक अलग तरीके का आइडेंटिटी को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। और वो जो आइडेंटिटी होता है वो नॉर्मली होता है इमेजिन्ड आइडेंटिटी, जो रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एक इमेजिन्ड आइडेंटिटी की बात हो जाती है। ये सारे इंटरकनेक्शन के वजह से, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म के वजह से एक इमेजिन्ड आइडेंटिटीज क्रिएट होती है, जिसको एथनोस्केप्स भी कहा जाता है। ये जो एथनोस्केप्स वर्ड है ये अर्जुन अपादुराई ने यूज किया था। यहाँ पर जो ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज है, यहाँ पर अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट हो जाती है, एक इंसान के बीच में एक अलग आइडेंटिटी देखी जाती है। तो ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी के वजह से जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज है वो एक प्रॉब्लम फेस करती है। यहाँ पर अलग तरीके का पॉलिटिक्स और कल्चरल डायनामिक्स क्रिएट हो जाती है। तो ये इमेजिन्ड कम्युनिटीज अपना एक अलग पॉलिटिकल सिनारियो क्रिएट करता है, एक अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस भी क्रिएट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म के वजह से बहुत सारी चीज़ें सही तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हो रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इशू ऑफ आइडेंटिटी। कोई भी एक इंसान या फिर कम्युनिटी अपने आइडेंटिटी को लेकर प्रॉब्लम फेस करता है, अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट्स भी किए जाते हैं। तो आज के क्लास में मैंने कोशिश की है कि ये जो टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ का, इसको कवर कराऊं। मैंने बहुत मेहनत से सारी चीज़ों को तैयार करके आप लोगों को यहाँ पर दी है। और ये जो टॉपिक है, यहाँ से इग्नू में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म एंड द इशू ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पर इशू ऑफ आइडेंटिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपको ग्लोबलाइजेशन क्या है, नेशनलिज्म क्या है, ये भी बताना होगा। साथ ही साथ ट्रांसनेशनलिज्म के बारे में भी थोड़ा बताकर इशू ऑफ आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करना होगा। तो आज का क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है। आशा करता हूँ ये जो क्लासेस है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है। अगर आपको सारे क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में इग्नू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने प्रोवाइड करके दे दी है। आप लोग वहां से एग्जाम के लिए डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो, आपको बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप लोग पीडीएफ खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा भी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कम्युनिकेट करना है, तो आप टेलीग्राम के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हो। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।